हमारे देश का एक ऐसा राज्य जिसे सिटी ऑफ गॉड्स नहीं बल्कि गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, यानी देवताओं की अपनी नगरी। जहाँ के लोगों की सादगी, सेवा और समर्पण का भाव ऐसा कि एक वक्त वो भी रहा जब न सिर्फ अपने देश में बल्कि कई विदेशी स्थानों पर भी नर्स या सिस्टर्स का पर्याय ही उस राज्य की महिलाओं को समझा जाता था। इतना ही नहीं, इस शहर के गोल्ड से लेकर ब्लैक गोल्ड तक के चर्चे दुनिया भर के व्यापारियों को सदियों सदी पहले से इस शहर के समुद्री तटों तक खींच लाते थे। अब बताइए, इस राज्य के बारे में जानने के लिए सचमुच उत्सुकता पैदा हो रही है या नहीं? क्या सचमुच जानना चाहेंगे आप उस जगह और लोगों की सच्ची ईमानदार सादगी से भरी खूबसूरती के बारे में? खूबियां हजार, लेकिन आजकल ना जाने क्यों जिन वजहों से ये राज्य चर्चाओं में बना दिया गया है, वो है कुछ गलत तस्वीरों से उपजी गलतफहमियां और उनसे उपजा तिरस्कार। आप देख रहे हैं द ब्लूप्रिंट मीडिया और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं द रियल केरला स्टोरी। जी हाँ, द रियल केरला स्टोरी। केरल, केरला या अब केरलम, जो चाहे कह लीजिए, लेकिन देश के इस प्राकृतिक संपदा से भरे पूरे और हरे भरे राज्य के जर्रे जर्रे में फैली खूबसूरती, बैकवाटर्स, शानदार बीचेस, मुंह में पानी ला देने वाला ही नहीं बल्कि सेहत के खजाने जैसा केले के पत्तों पर परोसा सजा खान पान, मुन्नार के बागान साइड से लेकर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और डांस फॉर्म्स की फोटोग्राफ्स और वीडियोस तो आपने सैकड़ों टूरिज्म साइट्स पर देखी ही होंगी। लेकिन आज के अपने इस वीडियो के जरिए हम आपको खास तौर पर इस राज्य की वो झलक दिखाने जा रहे हैं जो ये बताती है कि यहाँ सनातन परंपराएं और रीति रिवाज किसी खास मौके या तीज त्योहार का इंतजार नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा के आम जनजीवन का हिस्सा हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं द रियल केरला स्टोरी के बारे में। हाँ, शुरुआत में ही एक बात हम जरूर बता दें, अपवाद तो हर बात के होते हैं और भारत के हर राज्य की अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती, परंपराएं, रीति रिवाज और गौरव है। लेकिन किसी एक जगह की अच्छाई बताने के लिए किसी दूसरी जगह की गलत तस्वीर पेश करना हमारा इरादा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य चाहे कोई भी हो, देश तो एक ही है ना, अपना भारत। किसी भी जगह के बारे में ईमानदारी से किए गए सच्चे संवाद में आखिरकार अपने ही देश की आन बान और शान छिपी होती है। और यही तो हमारा मकसद भी है, गलत भ्रांतियों और अफवाहों से परे अपने देश के एक बेहद खूबसूरत राज्य केरल की रियल स्टोरी और खूबसूरती आप तक पहुंचाना। क्या है जहां मिलती है रियल केरला ब्यूटी, चाहे बढ़ते बाजारवाद का प्रभाव कह लीजिए या मॉडर्न लाइफ, आज की तेज रफ्तार से भागदौड़ भरी जिंदगी की मुश्किलें हों या फिर सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल। भारत के बहुत से हिस्सों में परंपराएं अब ज्यादातर किसी तीज त्योहार, शादी ब्याह या मंदिरों अथवा किसी खास धार्मिक मौके पर होने वाले अनुष्ठानों तक ही सीमित होती जा रही है। लेकिन दक्षिण भारत में खासकर हम केरल की बात करते हुए पाते हैं कि केरल की खासियत ही यही है कि यहाँ कई पुरानी भारतीय सनातनी परंपराएं आज भी वहाँ घर की बनावट और चौखट की सजावट से लेकर रोजमर्रा के खान पान, अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान और गर्व, पारंपरिक पहनावे यानी सादी सी लुंगी और शर्ट का आदर, त्योहारों को उनके मूल पारंपरिक रूप में मनाने के तौर तरीकों, आयुर्वेद को सिर्फ किसी बीमारी के इलाज की तरह ना मानकर जीवन जीने के ढंग के रूप में आम दिनचर्या में अपनाना, अपनी पारंपरिक कलाओं और विधाओं को जीवन और शिक्षा की संपूर्णता का एक अटूट हिस्सा मानकर चलना, मंदिरों की भूमिका केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित न होकर कला, संस्कृति, संगीत जैसी धरोहरों को सहेजने वाले मंच की भूमिका में भी होना, ये सब उन अनेक खूबियों में से सिर्फ कुछ एक है जो केरला
या केरलम की दिखाता है द रियल केरला स्टोरी। चलिए इस खूबसूरती को थोड़ा और गहराई में जाने और जानते हैं कुछ उन बातों के बारे में जिन्हें जमाना जरा भूला भूला नजर आता है। बीफ करी ही नहीं, भोजन भजन साथ साथ। ये सच है कि केरल में ऐसे समुदाय बड़े पैमाने पर हैं जहां चिकन करी, फिश करी और बीफ करी रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा है। लेकिन ये बात सिर्फ किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि असल में केवल दो वर्गों में बटी है। विशुद्ध शाकाहारी लोग और नॉनवेज के शौकीन लोग। बाकी की ढेरों मन गढ़ंत बातें चिल्ला चिल्ला कर वो लोग दिखाते बताते हैं जो असल में केरल को ठीक से जानते तक नहीं। सच्चाई बहुत अलग और उलट है। केरल में खाना सिर्फ स्वाद नहीं, सह अस्तित्व की भाषा है। केरल की थाली में भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक सीख छिपी है। यहाँ बीफ फ्राई और प्योर वेज, बनाना लीफ साध्य एक दूसरे को मिटाते नहीं, दोनों मिलकर बताते हैं कि एक समाज मॉडर्न भी हो सकता है, परंपरागत भी, नॉनवेज पसंद करने वाला भी हो सकता है और रिचुअल वेजिटेरियन भी। वैसे ही जैसे बहुत से घरों में तोरी, लौकी और कद्दू बनने के नाम पर ही कुछ लोग नाक मुंह से कोड़ने लगते हैं और बहुत से लोगों के लिए ये मजेदार सब्जियां हैं। केरल में खान पान से रिलेटेड सबसे जरूरी बात, भोजन को नफरत की दीवार नहीं, सांस्कृतिक विविधता की खिड़की भी बनाया जा सकता है। भारत के कई हिस्सों में खाना बहुत जल्दी धार्मिक या राजनीतिक पहचान बन जाता है। कौन क्या खाता है, कौन क्या नहीं खाता है, उतने भर से ही उसकी आस्था, विश्वास ही नहीं, देशभक्ति या गद्दारी के सर्टिफिकेट तक बांट दिए जाते हैं। लेकिन केरला की खूबी ये है कि वहां लंबे समय से अलग अलग फूड प्रैक्टिस एक साथ मौजूद रही हैं। एक ही राज्य में टेम्पल साद्य भी है जो बकायदा प्रसाद स्वरूप है, मालाबार बिरयानी भी है, फिश करी भी है, बीफ करी परोठा भी है, पराठा नहीं परोठा, अप्पम स्टू भी है और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन घरों की अवियल ओला सांबर परंपरा भी है। जहां एक तरफ नॉनवेज को पसंद करने वाले बड़ी तादाद में हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी आधिकारिक आंकड़ों पर ही अगर नजर डालें तो केरल के विशुद्ध शाकाहारी आहार टेम्पल साद्य को सबसे अधिक और बड़े पैमाने पर मान्यता और प्रसिद्धि मिली हुई है। ओणम और अनेक ऐसे अवसर हैं जब पूरा का पूरा मलयाली समुदाय ही वेजिटेरियन स्वाद से जुड़ा हुआ मिलता है। यही केरला की सबसे बड़ी खूबी है। वहां कई फेस्टिवल अपने मूल धार्मिक अर्थ को खोए बिना भी सोशल ब्रिज बन जाते हैं और लोगों को एक दूसरे की विविधता और भावनाओं का सम्मान करते हुए आपस में जोड़ने का काम करते हैं, न कि तोड़ने का। एक क्रिश्चियन फैमिली भी ओणम साद्य खाती है, एक मुस्लिम फैमिली भी पोकलम बनाती है और एक हिंदू फैमिली भी क्रिश्चियन केक या ईद की मिठास में शामिल हो सकती है। यहाँ अलग अलग तरह के आहार पसंद करने वालों को अलग अलग द्वीप या प्लैनेट बसाकर बसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज का अधिकांश वर्ग इस बात को मानता समझता है कि समाज बहुत से लोगों से मिलकर बनता है और अनेक लोगों की जीवन शैली और आदतें अलग अलग हो सकती हैं। साथ ही किसी भी इंसान की भावनाओं को इतना अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए कि वो हर दूसरी बात पर आहत होने लगे। और ये बात भी भूलने की नहीं है कि किसी भी राज्य या जगह की आदतें वहां की भौगोलिक पृष्ठभूमि, मौसम और बाकी बातों पर भी निर्भर करता है। नदियों और समंदर से घिरे केरल राज्य में भला गेहूं की कितनी लहलहाती फसलें उगाई जा सकती हैं, या कश्मीर की बर्फीली वादियों में आप कितनी हरी सब्जियां उगाएंगे। राजस्थान के खान पान में वहां की आबो हवा सहने की शक्ति देने वाले तत्वों की भरमार मिलती है, तो नॉर्थ ईस्ट के खान पान की अपनी एक अलग पहचान। जिस जगह पर बीफ करी के नाम पर इतना हंगामा मचाया हुआ था, अगर उस पक्ष का पूरा सच सामने आ जाए तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा।
फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में हर 4 कोस पर पानी बदल जाता है और हर 8 कोस पर पानी। ये कहावत नहीं है, बल्कि ये एक ठोस सच्चाई अगर न होता तो केरल में नंबूदरी ब्राह्मण जैसा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन पारंपरिक समुदाय नहीं मिलता और कश्मीरी पंडितों के आहार में नॉनवेज एक अहम बात नहीं होती। बात दरअसल ये नहीं है कि किसने क्या खाया क्या नहीं, बल्कि इतनी सी है कि कोई शाकाहारी व्यक्ति अपने आचरण में कठोर और निर्दयी भी हो सकता है और कोई नॉनवेज का शौकीन बतौर इंसान इंसानियत का गौरव भी हो सकता है। खान पान सिर्फ भौगोलिकता, उपलब्धता और पर्सनल चॉइस का मामला है, न कि आस्था और देशभक्ति का सर्टिफिकेट। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। आस्था और देशभक्ति के सर्टिफिकेट का जिक्र आ ही गया है तो चलिए लगे हाथ इसके कुछ और भी जरूरी पॉइंट्स पर भी बात कर लेते हैं। ये तो आज सभी जानते हैं कि शिक्षा केरल का गौरव है और इस 100% शिक्षित राज्य की कम्युनिटी बर्ताव भी एक शिक्षित समझदार वर्ग की तरह ही करती है। केरल में सौहार्द इसलिए जरूरी नहीं माना जाता कि लोग बहुत आदर्शवादी हैं या उनमें दूसरी इंसानी कमियां नहीं हैं, बल्कि उनके लिए सांप्रदायिकता, एकजुटता और सौहार्द इसलिए जरूरी है क्योंकि केरल के लोग बेहद प्रैक्टिकल और एजुकेटेड माइंडसेट के साथ चलने वाले हैं। वे अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि रोजमर्रा का सामाजिक जीवन और उसकी मशीनरी सभी के साझे सहयोग से चलती है। समाज में हर वर्ग, हर समुदाय की अपनी अहमियत होती है। अपने पुरखों की जबान में कहें तो इस दुनिया में सुई की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी तलवार की, और करछी भी उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है जितनी कलम। केरल में 3 बड़े धार्मिक समुदाय बहुत मजबूती के साथ साथ नजर आएंगे, वो भी एक साथ, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। सांप्रदायिक सौहार्द और परस्पर समानता यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। हर शहर, हर मार्केट, हर स्कूल, हर हॉस्पिटल से लेकर हर फेस्टिवल तक में इन समुदायों की मौजूदगी मिले जुले भाव से दिखती है। ये समुदाय एक ऐसे समाज की तरह रहते हैं जहां एक की मौजूदगी दूसरे के लिए खतरा नहीं है। इसीलिए केरल में ऐसे गली कूंचों और चौराहों की भरमार मिल जाएगी जहां एक ही रास्ते पर आमने सामने या जरा जरा सी दूरी पर मंदिर, मस्जिद और चर्च मिल जाएंगे। यहाँ मंदिर की घंटियां और चर्च का घड़ियाल एक साथ बजे, चाहे उसमें आजान की आवाज भी मिल जाए, किसी की भावना आहत नहीं होती, क्योंकि भारत विविधता का देश है और ये राज्य उसके सम्मान का एक प्रतीक। जहां लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, वहीं दूसरे के धर्म को भी आदर की दृष्टि से देखते हैं। ओणम जैसे त्योहार सांप्रदायिक दूरी को और भी नरम करते हैं। साझा दरगाह, नेरचा और लोक आस्था की परंपरा यहाँ साथ साथ चल सकती है और चलती है। सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में केरल भारत के लिए एक उम्मीद जगाने वाला एग्जाम्पल है। जो लोग पूरे साल नॉनवेज के बिना अपने खाने को अधूरा मानते हैं, ओणम जैसे अवसरों पर पारंपरिक रूप से केले के पत्ते पर परोसा गया विशुद्ध टेम्पल खाद्य उनके लिए भी स्वाद और शान का प्रतीक बन जाता है। और कई त्योहार ऐसे हैं जब केरल की मस्जिदें पायसम प्रसाद यानी एक खास तरह की खीर का सामूहिक वितरण कह लीजिए या भंडारा वो करवाती हैं। केरल में मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म पारंपरिक रूप से समुद्री पार के व्यापारों के जरिए आया था, लेकिन यहाँ आकर वो एक अलग प्लैनेट न बनकर केरल की ही मिट्टी में रच बस गया और आज विविधताओं से भरा केरल का पूरा समाज मोटे तौर पर धार्मिक विविधता के रूप में ही नहीं बल्कि एक मलयाली स्पीकिंग कम्युनिटी या मल्लू कल्चर के रूप में जाना पहचाना जाता है। हकीकत में भी यही साझापन केरल के चप्पे चप्पे पर देखने को मिलता है, लेकिन फिल्मी या रील स्टोरी में नहीं बल्कि द रियल केरला स्टोरी में। और ये तो शुरुआत है,
आइए जरा और गहराई में ले जाएं आपको इस टॉपिक पर। सामाजिक संस्कार शिक्षा से आते हैं और शिक्षा संस्कारों से। ये बात तो हम आजकल लगभग ज्यादातर जगहों पर ही देखते हैं कि बच्चा जहां 2.5-3 साल का हुआ नहीं कि उसे उठाकर सीधे किसी नजदीकी स्कूल में बेसिक लेवल पर दाखिल करवा दिया जाता है। लेकिन केरल में बच्चे की शिक्षा का आरंभ भी अपने आप में बहुत अनूठे ढंग से होता है। ये केरल की बहुत सुंदर परंपरा है। इसे विद्यारंभम या मलयालम में इजुथी निरुथु कहा जाता है। इसका अर्थ है बच्चे को पहली बार अक्षर, ज्ञान और सीखने की दुनिया में विधिवत प्रवेश कराना। केरल में ये अलग अलग समुदायों में अपने तौर तरीकों से लेकिन पूरे पारंपरिक विधि विधान से होता है। लेकिन अगर हम सनातनी यानी हिंदू परिवारों की ही बात करें तो इसे खासकर विजयदशमी के दिन शुरू कराया जाता है, यानी नवरात्रि के अंतिम दिन। आमतौर पर बच्चा माता पिता के साथ मंदिर या किसी सांस्कृतिक केंद्र या किसी विद्वान अथवा गुरु के घर जाता है। कभी कभी उन लोगों को भी ससम्मान अपने घर पर ही बुलवा लिया जाता है। बच्चे को पारंपरिक सादगी भरे लेकिन नए और सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर गुरु, पुजारी, शिक्षक या कोई बुजुर्ग व्यक्ति या फिर कोई सम्मानित व्यक्ति बच्चे को गोद में बिठाकर उसका हाथ पकड़कर और उसकी उंगली थामकर सबसे पहले चावल या रेत से भरी थाली पर पहला अक्षर लिखवाता है, जो कि आमतौर पर मातृभाषा में होता है। कई जगह बच्चे से सबसे पहले हरि श्री गणपतये नमः या ओम हरि श्री गणपतये नमः लिखवाया जाता है। इस मंत्र में हरि ईश्वर के लिए और श्री समृद्धि के लिए माना जाता है। कई परंपरागत आयोजनों में बच्चे की जीभ पर सोने की अंगूठी से हरिश्री लिखने की रस्म भी होती है। चावल पर ही पहला अक्षर लिखवाना बहुत प्रतीकात्मक है। चावल केरल और पूरे उत्तर भारतीय समाज में अन्न, जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए उत्तर भारत की भी एक अहम रस्म में भी नववधु का जब गृह प्रवेश कराया जाता है तो चावल से भरे एक पात्र को ही उसके सीधे पैर से दहलीज के भीतर की तरफ लुढ़कवाया जाता है ताकि समृद्धि और सुखद जीवन चक्र चलता रहे। केरल में विद्यारंभ के समय जब बच्चा चावल पर पहला अक्षर लिखता है तो उसका अर्थ सिर्फ अक्षर लिखना नहीं होता। ये संकेत होता है कि जैसे अनाज जीवन का अभिन्न अंग है, वैसे ही शिक्षा भी जीवन और आत्मा दोनों का आहार है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही जीवन को ज्ञान और शिक्षा चाहिए। इस अवसर पर गुरु या बुजुर्ग की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस रस्म में बच्चा खुद अकेले अक्षर नहीं लिखता, उसका हाथ कोई बड़ा बुजुर्ग थामता है। और यही सबसे सुंदर बात है जो निकली है केरल के बड़े बड़े संयुक्त परिवारों के सिलसिले की कड़ी से। इसका अर्थ है कि शिक्षा केवल किताब से नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाली परंपरा से शुरू होती है। यह बात सिर्फ स्कूल एडमिशन की नहीं है और विद्यारंभम इसका संबंध केवल अक्षर ज्ञान भर से नहीं है। कई जगहों पर बच्चों को इसी दिन संगीत, नृत्य, भाषा और लोक कलाओं की शिक्षा में भी विधिवत प्रवेश दिलाया जाता है और सदियों से वहां ऐसा ही होता आया है। यानी केरल में शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाने की तैयारी नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, भाषा, कला, संस्कृति और संस्कार से जुड़ना भी है। केरल में बच्चा स्कूल जाने से पहले सिर्फ बैग नहीं उठाता, वो अक्षर को प्रणाम करके गुरु, परिवार, दीपक, चावल और अक्षर के सम्मान के साथ सीखने के क्रम को शुरू करता है। ये सब इतनी सहजता से इसलिए भी संभव हो पाता है क्योंकि केरल में आज भी बड़े बड़े संयुक्त परिवार और साझा सामुदायिक कल्चर बहुत आम बात है। इसीलिए एक मनुष्य के बच्चे को इंसान बनाने की जिम्मेदारी इन सभी के कंधों पर साझा रूप से पड़ती है और सहयोग पाती है।
इन पारंपरिक रीतियों से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि केरल में आधुनिक शिक्षा की कहीं कोई कमी है, बल्कि देश भर के आंकड़ों में भी उसका स्थान बहुत ऊंचा और गौरवशाली है। हाल ही में केरल को 100% शिक्षित राज्य का दर्जा भी मिला है। साथ ही यहाँ परंपरा, विज्ञान और कलाएं एक दूसरे का विरोध नहीं करती, बल्कि हाथों में हाथ डालकर चलती हैं। वहाँ जो हाथ मॉडर्न मशीनरी जितनी तत्परता से चलाते हैं, वही संगीत के सुर से ताल मिलाना या शानदार पेंटिंग बनाना भी बखूबी जानते हैं। वे केरल के मंदिरों में प्रस्तुत की जाने वाली पारंपरिक संगीत शैली, सोपान संगीतम, मेलम, पंचवाद्यम या चेंडा के प्रति जितने जानकार होते हैं, साइंस, इनोवेशन, आईटी और नासा के प्रति भी उतने ही जागरूक। केरल में शिक्षा को आज भी विद्या माना जाता है, यानी केवल साक्षरता भर नहीं, बल्कि संपूर्णता। ऐसी चीज जिसे शुरू करने से पहले बच्चे को विनम्रता, शुभता और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को जोड़ना सिखाया जाता है। केरल ने आधुनिक शिक्षा को परंपरा के मेल के साथ अपनाया है, उसका विरोधी बनाकर नहीं। मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, संस्कृति को सहेजते मंच भी। मंदिर को हमेशा से ही भारत में धर्म आस्था का केंद्र माना जाता रहा है, लेकिन केरल के मंदिरों की खासियत ये है कि वे सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, पारंपरिक रीति रिवाजों के प्रशिक्षण स्थल होने के साथ साथ सामुदायिक मेलजोल के केंद्र भी रहे हैं। जहां एक तरफ मंदिरों की बनावट ही अपने आप में भारतीय वास्तुकला के गौरव का बखान करती बाहर से ही दिख जाती है, वहीं कई मंदिर उत्सवों में चेंडा, पंचवादम, पारंपरिक नियमित दीपमाला, प्रत्येक श्रद्धालु का विधिवत पूजन और चप्पे चप्पे पर लोक कलाएं आज भी दिखती हैं। केरल में मंदिर सिर्फ देवी देवताओं का घर नहीं, बल्कि एक पूरा कल्चरल स्टेज जैसा है। उत्तर केरल का थय्यम और मध्य दक्षिण केरल का पदयानी ऐसे रिचुअल ट्रेडिशंस हैं जिनमें लोक कला, देव विश्वास, नृत्य, संगीत, कॉस्ट्यूम और कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस एक साथ मिलते हैं। केरला टूरिज्म के अनुसार थय्यम और पदयानी केरल की रिलीजियस हेरिटेज का प्रमुख हिस्सा है। भारत के अनेक दूसरे स्थानों पर जहां पारंपरिकता के ये जीवंत उदाहरण या तो खोसे गए हैं या फिर लोक कलाएं, स्टेज परफॉर्मेंस या आर्ट गैलरी की प्रदर्शनियों तक सिमट चुकी हैं, वहीं केरल में ये स्थिति बहुत सुखद रूप में नजर आती है। देवी काली और दारिका की माइथोलॉजिकल बैटल पर आधारित केरल के पारंपरिक मुडियेट्टू केरल को यूनेस्को ने इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। यानी एक ऐसी परंपरा जो पहले केरल के गांव के मंदिरों में रात भर निभाई जाती थी, आज दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है। इतना ही क्यों, केरल के लगभग 300 साल पुराने डांस फॉर्म कथकली को ही ले लीजिए, जिसमें चेहरा, आंखें, हाथ, उंगलियां, लगभग एक तरह से पूरा शरीर ही संपूर्ण भाषा बन जाता है, वो भी पूरे स्टेज अनुशासन के साथ। यानी एक्टर, सिंगर, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम और स्टेज डिसिप्लिन को पूरा सम्मान देते हुए केरल अपनी इस पारंपरिक कला और अभिव्यक्ति को भी पूजन और साधना का हिस्सा मानता है। यही सम्मानजनक स्थिति मोहिनी अट्टम डांस के साथ भी मिलती है, जिसका अपना एक अलग इतिहास और मान्यता है। अक्सर कैलेंडर में या पेंटिंग्स में हम नृत्य करते देवी देवताओं को देखते हैं। केरल के मंदिरों में वे भाव भंगिमाएं, कथाएं और मुद्राएं आज भी सांस लेती हुई जिंदा दिख जाती हैं। इसके अलावा केरल के जिस रिवर बोट रेस यानी नौका दौड़ को आमतौर पर सिर्फ एक स्पोर्ट्स की तरह देख लिया जाता है, असल में वो मंदिर लिंक्ड कम्युनिटी ट्रेडिशन है, जो पुराने समय से ही सैकड़ों लोगों को एक साथ लाने और अनुशासन में बांधने का काम करती है। ये नौका रेस देखने में जितनी आसान लगती है, उतनी है नहीं। अगर सारे के सारे लोग एक दिशा में एक समान शक्ति के साथ एक जैसे प्रवाह से चप्पू ना चलाएं, तो नौका कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। यानी सबका साथ तभी सबकी जीत, तभी सबका विकास सच्चे रूप में, ये उसकी सिर्फ एक झलक भर है।
बोट रेस सिर्फ स्पीड नहीं, नदी का सम्मान, मंदिर के प्रति आस्था और अनुशासन, अनेकता में एकता और ग्रामीण परंपराओं को सम्मान देने के भाव से जुड़ी एक क्रिया है। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा से लेकर शरीर तक। माहवारी, मासिक चक्र या पीरियड्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन भारत के दूसरे अनेक राज्यों में जहां इस विषय पर बात तक नहीं की जाती है, केरल में एक रिवाज महिलाओं की इसी माहवारी से आज भी जुड़ा है। क्योंकि केरल में महिला सशक्तिकरण और औरतों की बराबरी की सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि शिक्षा से लेकर रोजगार तक वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आती हैं। अगर कुछ अपवादों की बात छोड़ भी दें, तो केरल में स्त्री के शरीर और उसकी प्रकृति को भी सम्मान देने की बातें रीति रिवाज के रूप में आज भी कई जगहों पर देखने को मिल जाती हैं। जहां बच्चियों की पहली माहवारी को कई समुदायों में एक संस्कार की तरह देखा जाता रहा है। इसे अलग अलग जगहों पर थिरंडू कल्याणम, थिरंडू कुली या आजकल सोशल मीडिया में ऋतुमती जैसे नामों से जाना जाता है। हालांकि ये परंपरा पूरे केरल में और हर परिवार में एक जैसी नहीं होती। समुदाय, धर्म, इलाका, परिवार की सोच और आधुनिक शिक्षा के हिसाब से इसका रूप बदलता रहता है। पहली माहवारी के बाद आमतौर पर लड़की को कुछ दिनों तक अलग बिठाया जाता है, जिसे उसके उन दिनों के दर्द को समझते हुए आराम देने और हाइजीन से जोड़कर देखा जाता है। उसे ऋतु स्नान के बाद गहने और दूसरी चीजें बतौर गिफ्ट दी जाती हैं। फूलों से सजाया जाता है। पायसम यानी खीर विशेष रूप से बनती है। दीपम और शुभ वस्तुओं के बीच बैठाया गया और उसके बाद उस बच्ची को परिवार, पड़ोस और दोस्तों के लोगों के साथ मिलकर स्त्रीत्व को समर्पित परिवार की तरह पूरा और संपूर्ण माना जाता है। इस परंपरा का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि ये माहवारी को शर्म की अंधेरी चीज नहीं बनने देती, बल्कि लड़की को खुलकर बताया जाता है कि उसके शरीर में बदलाव आया है और ये डरने वाली बात नहीं है। माहवारी कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। जहां बहुत सी जगहों पर पहली माहवारी को चुपचाप छिपा दिया जाता था, केरल के कई घरों में उसे दीप, फूल, स्नान, नए कपड़ों और आशीर्वाद के साथ प्रकृति के एक रूप की तरह ही स्वीकार किया जाता है। थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर, सभी का साथ, सभी का विकास। केरल के खुले दिमाग का एक रूप इस तरह से भी देखने को मिलता है कि जहां थर्ड जेंडर को दूसरे अनेक राज्यों में रेड सिग्नल पर खड़े होकर भीख मांगने या खुशी के मौके पर गाने नाचने तक सीमित मान लिया जाता है, वहीं केरल उनके साथ साथ ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अपेक्षाकृत उदार है। ये बातें बहस का विषय यहाँ भी हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर इन्हें इंसान के रूप में पहले देखा जाता है, जेंडर उसके बाद आता है। केरल ने ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर समुदाय के मामले में भारत में कई ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से उसे अक्सर प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में देखा जाता है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि केरल भारत का पहला राज्य था जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए साल 2015 में अलग से राज्य नीति बनाई, जिसका उद्देश्य समानता, सम्मानजनक जीवन, हिंसा से सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं से लेकर कलाओं और खेलों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना और सरकारी फॉर्म्स और सेवाओं में थर्ड जेंडर शामिल करने जैसी बातों पर भी जोर देना था। केरल ने यह भी समझा कि ट्रांसजेंडर समुदाय की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ पहचान की ही नहीं है, बल्कि स्कूल कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाने की भी है। इसीलिए समन्वय नाम से कंटिन्यूटी एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू किया गया। केरला स्टेट लिटरेसी मिशन और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मिलकर ऐसे लोगों को फिर से पढ़ाई से जोड़ने की कोशिश की। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कोच्चि में सहज इंटरनेशनल स्कूल को देश के पहले रेजिडेंशियल ट्रांसजेंडर स्कूल के रूप में सामने लाया गया था।
इसका मकसद उन ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को दोबारा शिक्षा से जोड़ना था जिन्हें भेदभाव, परिवार की अस्वीकृति या सामाजिक दबाव के कारण बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। रोजगार के मामले में भी केरल ने सिंबॉलिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कदम उठाए। कोच्चि मेट्रो ने कुडुम्बश्री के साथ मिलकर ट्रांसजेंडर पर्सन को मेट्रो ऑपरेशंस में शामिल किया। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार रोजमर्रा की पब्लिक सर्विस में ट्रांसजेंडर एम्प्लॉई आम जनता के सामने सम्मानजनक भूमिका में दिखे। केरल ने स्किल और लिविंगहुड पर भी काम किया। सकल्यम योजना के तहत ट्रांसजेंडर पर्सन्स को वोकेशनल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी की गई ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्किल्ड जॉब्स की तरफ भी बढ़ सकें। इसका मकसद ये था कि वे केवल दया या चैरिटी पर ही निर्भर न रहे बल्कि खुद की आर्थिक पहचान बना सकें। केरल की खासियत ये नहीं है कि वहां ये समस्या ही खत्म हो गई है। खासियत ये है कि केरल ने ट्रांसजेंडर समुदाय को केवल समस्या की तरह नहीं देखा बल्कि उन्हें नागरिक, विद्यार्थी, कर्मचारी, कलाकार, खिलाड़ी और सम्मानजनक जीवन जीने वाले इंसान के रूप में जगह देने की कोशिश की। यही बात इस मामले में भी इसे भारत के बाकी अनेक राज्यों से अलग बनाती है। गोल्ड ही नहीं, ब्लैक गोल्ड भी रहा है सदियों से अंतरराष्ट्रीय पहचान। आपने कांतारा 2 मूवी तो देख ली होगी ना? अगर नहीं देखी और देख ली तो आप सोच रहे होंगे कि केरल की बात करते करते हम अचानक से कांतारा 2 मूवी की तरफ कैसे चले गए। तो हमारा इरादा आपका ध्यान उस ब्लैक गोल्ड यानी काली मिर्च, इलायची, काजू और गरम मसालों की प्राकृतिक संपदा की तरफ आकर्षित करना है जिसका महत्व, मूल्य और प्रसिद्धि सदियों से दुनिया जहान के लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है। इसीलिए इन गरम मसालों को ब्लैक गोल्ड तक कहा जाता है। इस ब्लैक गोल्ड के अलावा आपने दक्षिण भारत और केरल के लोगों के सोना पसंद होने की बातें भी जोर शोर से सुनी होंगी। दरअसल जहां ये सोने यानी गोल्ड को सिर्फ साज सज्जा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, प्योरिटी और रिचनेस से जोड़कर देखते हैं, वैसे भी आम भारतीय घरों में सोने को इन्वेस्टमेंट का ही एक रूप तो माना जाता है। केरल में इसे थोड़ा बढ़ चढ़कर महत्व दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ एक और बातें आपको बता देते हैं। केरल सेहत को भी बहुत महत्व देता है, इसीलिए सुबह की कट्टन कॉफी यानी मसालों से युक्त ब्लैक कॉफी से लेकर खान पान में मौसम, स्वच्छता और पाचन का ध्यान खासतौर से रखा जाता है। यहाँ योग को नियमित जीवन का हिस्सा माना जाता है, इसीलिए 70-80 साल की उम्र के भी कई बुजुर्ग आपको आसानी से योगाभ्यास करते दिख जाएंगे। यही बात आयुर्वेद पर भी लागू होती है जो यहाँ की दिनचर्या में रचा बसा है। ठीक उसी मान्यता के चलते कि आयुर्वेद रोगों का इलाज करने भर के लिए नहीं होता बल्कि उसका मकसद नियमित जीवन को सेहत से भरपूर बनाना है। यहाँ की एक और कला आजकल बहुत सी जगहों पर बहुत चर्चा में है लेकिन है सदियों पुरानी, कल्लारियपट्टू, जो लाठी और हाथों की मदद से आत्मरक्षा का पुरातन तरीका है। केरला टूरिज्म इसे केरला की मार्शल आर्ट हेरिटेज और सोशल कल्चरल हिस्ट्री का महत्वपूर्ण अध्याय बताता है। जहां बाकी जगह युद्ध कलाएं हिस्ट्री बुक में चली गईं, केरल में वो आज भी मिट्टी के कलारी में शरीर की साधना बनकर जिंदा है। चीजें कई अलग अलग हैं लेकिन सोच यही है कि जान है तभी तो जहान है। यहाँ स्वास्थ्य केवल बीमारी ठीक करने का मामला नहीं बल्कि मौसम, भोजन, शरीर और मन के संतुलन का अभ्यास है। अरे हाँ, केरल के जीवन पर बात करते हुए हम उनकी कुछ एक जरूरी बातें और भी आपको बताना ही भूल गए। केरल के लोग अपनी भाषा मलयालम को अपना गौरव मानते हैं। ठीक इसी तरह अपनी पारंपरिक सफेद सूती पोशाक का भी भरपूर आदर करते हैं। वे सफेद रंग को शुद्धता और सादगी का प्रतीक मानते हैं।
चाहे देश हो या विदेश, उन्हें अपनी सूती लुंगी पहनने में कोई झिझक या शर्म महसूस नहीं होती। बड़े से बड़े समारोह में भी वे बेहिचक इसे पहनकर शामिल होते देखे गए हैं। और यहाँ हम आम लोगों की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि सेलिब्रिटीज तक की बात कर रहे हैं। शादियों में भी वर वधू सोने के गहनों के साथ इसी पारंपरिक वेशभूषा यानी केरला साड़ी और मुंड में बखूबी दिख जाते हैं। इन्हें केरला की रिच कल्चरल हेरिटेज और सिंप्लिसिटी का प्रतीक माना जाता है। ये गारमेंट्स फेस्टिवल, वेडिंग और कल्चरल इवेंट्स में भी पहने जाते हैं और एलिगेंट तथा टाइमलेसनेस से जुड़े हैं। केरल की सुंदरता रंगों के शोर में नहीं, सफेद और सोने की उस शांति में दिखती है, जहां चेहरा छिपाया नहीं जाता, बस सजाया जाता है। यहाँ भी एक बात गौर करने वाली है कि शादी में हो या आम तौर पर घरों या उत्सवों के समय सादगी और श्रृंगार एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, बिना फालतू तड़क भड़क और कोई शो ऑफ के। मौका चाहे कोई भी हो, फूलों की सजावट और खूबसूरती ऐसी कि बाकी हर साज सज्जा उसके सामने फीकी पड़ जाए। यानी ब्यूटी यहाँ प्लास्टिक डेकोरेशन, हैवी लाइटिंग या आर्टिफिशियल ग्लैमर से नहीं आती। वो फूल, पत्तों, धूप, दीप, सफेद सादे कपड़ों और सामूहिक भोजन से बनती है। प्रकृति को ही यहाँ असल सुंदरता माना जाता है। केरल के जीवन पर बात कर रहे हैं तो उनकी दहलीज तो लांघनी ही पड़ेगी। तो एक नजर केरल के घरों और उनकी दहलीज पर भी डाल लेते हैं। केरल के घर प्रकृति से लड़ते नहीं, बल्कि कुदरत की सत्ता के आगे सर झुकाते हैं। केरल के न सिर्फ पुराने पारंपरिक घरों में, बल्कि मॉडर्न और लेविश लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बने घरों के डिजाइन की भी सबसे मजेदार और दिलचस्प बात यही है कि वो देखने में सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि सुंदर दिखने के साथ साथ मौसम से दोस्ती करके जीने के लिए भी बने हैं। वहां घर की डिजाइन बारिश, नमी, गर्मी, उमस, हवा, लकड़ी, मिट्टी, धूप और बड़े संयुक्त परिवार, इन सभी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये तरीका आज भी बहुत सारी जगहों पर कायम है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी केरल की पारंपरिक आर्किटेक्चर वहां की ज्योग्राफी और क्लाइमेट के संगम से निकली है और उसकी खूबसूरती सिंप्लिसिटी और फंक्शनल परफेक्शन में है। कहने का मतलब, घर का हर हिस्सा किसी न किसी प्रैक्टिकल उपयोग को ध्यान में रखकर बना है, न कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए। हम जानते हैं ये वीडियो खासा बड़ा हो गया है, लेकिन क्या करें, अभी तो द रियल केरला स्टोरी का पार्ट 1 भी पूरा नहीं हो पाया। केरल में खूबियां हैं ही इतनी कि जितनी देखो उतनी कम। इसीलिए तो केरल में विशु त्योहार के मौके पर जब सुबह उठते ही बाकी मौसमी फलों, ईश्वर की मूर्ति, पैसों और अन्य भौतिक चीजों के साथ साथ आईने में सबसे पहले खुद को देखते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि कण कण में वास करने वाला ईश्वर स्वयं अपने अंदर भी है, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में। केरल, जहां एक मंदिर ईद की नमाज के बाद पायसम बांटता है और मस्जिद और चर्च ओणम और विशु के रंग में रंग जाते हों, वहां सौहार्द संविधान की किताब से निकलकर रसोई की मिठास से होता हुआ सामाजिक साझेदारी में रच बस जाता है। एकता और सौहार्द केरल की आम जिंदगी का हिस्सा है, न कि सिर्फ चुनावी नारा। वहां पर इंसानी प्यार रग रग में बसा है। बस यही है हमारी द रियल केरला स्टोरी का एक छोटा सा भाग, यानी पार्ट 1। तो दोस्तों, आप देख रहे थे द ब्लूप्रिंट मीडिया का एक वीडियो। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो हम लगातार बनाते रहें, जहां गलतफहमियों को सही तथ्यों और फैक्ट के साथ आपके सामने लाया जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।